यहाँ तक हम लोग ये जान चुके हैं कि हमारे पास 3 सेक्टर है ना। ये तो जान चुके हैं हमारे पास 3 सेक्टर है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। इन तीनों का नाम भी है। अब देखो इन तीनों सेक्टर को ना हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड किए हुए हैं। पहला है ऑर्गेनाइज्ड, दूसरा है अनऑर्गेनाइज्ड। सेक्टर वही है, सेक्टर वही है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। बस हम लोग उसको क्या कर दिए हैं, 2 अलग ग्रुप में बांट दिए हैं, जिसका पहला नाम है ऑर्गेनाइज्ड और दूसरा का नाम है अनऑर्गेनाइज्ड। अब ये सवाल है कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या होंगे और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या होंगे, इसको भी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहला जो यहाँ पे लिखा हुआ है डिवीजन ऑफ सेक्टर्स। सेक्टर्स का क्या करेंगे हम लोग, डिवीजन करेंगे, बांटेंगे। किस ग्रुप में, 2 ग्रुप में। पहला हमारा ऑर्गेनाइज्ड है, दूसरा हमारा अनऑर्गेनाइज्ड है। अब ये ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या है जानते हैं पहले। देखो हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करके लिख लेंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ये ऑर्गेनाइज्ड है, ये इसका फीचर्स है, ये अनऑर्गेनाइज्ड है तो इसका ये फीचर्स है, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पे होगा हमारा, इधर हम लोग हेडिंग अपना डाल लेंगे ऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, और इधर हम लोग डाल लेंगे अपना अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, ये हो गया हमारा अनऑर्गेनाइज्ड और ये हो गया हमारा ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। देखो अब इन दोनों का ना कुछ खासियत है। क्या खासियत है अभी हम लोग जानेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं क्या है आखिर ये ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। देखो सबसे पहले बात कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो होता है ना वो गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड होता है, यानी कि गवर्नमेंट के खाते में, यानी कि गवर्नमेंट के बुक में उस सेक्टर का नाम रजिस्टर्ड होगा, है ना। बात समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं। जैसे मान लो यदि हमारे पास ये एक, हाँ ये एक यदि हमारे पास बुक है, ये यदि हमारे पास एक बुक है, मान लो ये बुक किसका है, गवर्नमेंट का है, रजिस्टर है, ये गवर्नमेंट का रजिस्टर है। तो यदि मेरे पास कोई एक ऐसा कंपनी है जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर के कैटेगरी में आ रहा है तो वो गवर्नमेंट के बुक में रजिस्टर्ड होगा कि हाँ ये फलाने आदमी का क्या है, ये फलाना सेक्टर है जो कि ये रजिस्टर्ड है। मतलब ये हो गया कि ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऐसे सेक्टर होते हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड होते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं। समझ में आ गया। तो पहला हम लोग क्या लिख लेंगे इसका फीचर्स, पहला हम लोग फीचर्स इसका लिखेंगे इट इज रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है इसमें। चलो ये गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड होता है, यानी कि गवर्नमेंट के हिसाब में ये सेक्टर रहता है ना, ये गवर्नमेंट के द्वारा मान्यता प्राप्त है। जैसे इसका एक एग्जांपल बताओ हमको, एक इसका एग्जांपल सबसे अच्छा क्या, हाँ मेडिकल शॉप। क्या है, मेडिकल शॉप क्या है हमारा, रजिस्टर रहता है गवर्नमेंट के द्वारा। जब तक आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा तब तक आप मेडिकल शॉप कैसे खोल सकते हैं, है ना। तो उसमें क्या है, वो गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड रहता है, आपको मान्यता लेना पड़ेगा सरकार से तभी आप खोल सकते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा और ऑर्गेनाइज सेक्टर का एग्जाम्पल। हालांकि एग्जाम्पल हम लोग लास्ट में लिखेंगे, लेकिन यहाँ तक कोई दिक्कत है ना। चलो आगे, लेकिन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो होते हैं ना ये रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। इट इज नॉट रजिस्टर्ड by the गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड नहीं होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल शॉपकीपर, छोटे मोटे शॉपकीपर है ना, जैसे किराना का दुकान हो गया, एक छोटा सा गैराज है उसी में दुकान चल रहा है, वो क्या हमारा, वो सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड नहीं रहता है। हाँ जैसे गांव में हाँ बिल्कुल, गांव में छोटा मोटा दुकान रहता है ना, पान का दुकान हो गया, गोलगप्पे का दुकान हो गया, ये सब क्या है, एक ऐसा सेक्टर है जो कि एक ऐसा आप कह सकते हैं कि बिजनेस है जो कि रजिस्टर्ड गवर्नमेंट के द्वारा नहीं है, उसको मान्यता प्राप्त नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपना क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है अपना, है ना, रोजी रोटी चला रहा है अपना। तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हमारे जितने भी होंगे वो सारे के सारे गवर्नमेंट को द्वारा रजिस्टर्ड होंगे, मान्यता प्राप्त होंगे। और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में हमारे जो भी आ जाएंगे, अभी हम लोग कुछ एग्जाम्पल लिखेंगे उसका,
वो जो है ना गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड नहीं किए हुए हैं, लेकिन फिर भी वो अपना काम कर रहे हैं। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है इसमें? चलो आगे है, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो है ना एम्प्लॉयमेंट वो सिक्योर रहता है, एम्प्लॉयमेंट सिक्योर रहता है। जैसे पहला हो गया, दूसरा एम्प्लॉयमेंट इज सिक्योर्ड। इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, गवर्नमेंट ऑफिसेस। गवर्नमेंट ऑफिस जैसे सचिवालय, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, ये सब क्या है हमारा ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। समझ में आ रहा है ना? ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है। तो अब जरा बताओ, यदि आप सचिवालय में जॉब कर रहे हैं तो क्या आपको बिना मतलब का सचिवालय से निकाल देगा क्या? कभी नहीं ऐसा हो सकता है। उसमें क्या हो गया, यदि आपको निकालना है तो आपको पूरा, आपको निकालने के लिए पूरे प्रोसीजर के साथ उसको जाना पड़ेगा, है ना? बात समझ में आ रहा है? तो जब चाहे तब आपको वो निकाल नहीं सकता है। मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट है, यानी कि जो आपका जॉब है वो बिल्कुल सिक्योर्ड है। वहाँ पे जल्दी आपको कोई अपने मन से निकाल नहीं सकता है। समझ गए? निकाल कब सकता है? जब आपका मन करे रिजाइन कर देने का, तो आप रिजाइन कर दीजिए, आप वहाँ से अपने आप निकल जाएंगे। दूसरी बात ये, यदि आप किसी गलत चीज़ों में पाए गए जिसके ऊपर आपके कार्रवाई हो सकती है, उसके तहत भी आप निकाले जा सकते हैं। लेकिन बिना किसी का मर्जी किया और आपको निकाल दिया, ऐसा इसमें नहीं हो सकता। इसमें निकालने के लिए आपके खिलाफ खास एकदम और ठोस सबूत होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना? तो ये क्या हो गया, इसमें एम्प्लॉयमेंट हमारा सिक्योर रहता है, इसको जब चाहे तब आपको ये निकाल नहीं सकता है ना? निकालने के लिए आपको पूरे प्रोसीजर के साथ गुजरना पड़ेगा। तो इसका जस्ट इसका उल्टा होता है, इसमें एम्प्लॉयमेंट सिक्योर ही नहीं रहता है, एम्प्लॉयमेंट इज नॉट सिक्योर्ड। इसमें एम्प्लॉयमेंट सिक्योर्ड नहीं है। जैसे मान लो एक शॉपकीपर है, शॉपकीपर क्या कर रहा है, अपने हेल्प करने के लिए एक हेल्पर को रखा हुआ है, वो अच्छा काम नहीं कर रहा है, तो वो शॉपकीपर क्या चाहेगा, जब चाहेगा तब उसको निकाल देगा। तुम काम अच्छे से नहीं कर रहे हो, तुम जाओ। क्या समझ रहे हो? एक शॉपकीपर है, उसके पास एक हेल्पर है, हेल्पर क्या करेगा, जो दुकान में आता है उसको सामान निकाल के देता है, और वो अच्छा काम नहीं कर रहा है ना, वो दुकान पे ध्यान नहीं दे रहा है, तो वो क्या करेगा, दुकानदार क्या करेगा, उसको निकाल देगा। जाओ भाई तुम काम नहीं करो, अच्छे से निकाल देगा। तो यहाँ पे उसको निकालने के लिए किसी का परमिशन नहीं चाहिए। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट सिक्योर नहीं रहता, जब चाहे तब उसको जॉब से निकाल सकता है। लेकिन इसमें वो नहीं कर सकता ऐसा। इसमें यदि उसको निकालना है तो उसको पूरे प्रोसीजर के साथ उसको चलना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं? कोई दिक्कत इसमें? चलो उसके बाद ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो होता है ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। रूल्स एंड regulations have to follow। इसमें आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना ही पड़ेगा। जैसे ऑर्गेनाइज सेक्टर में रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हो सकता है, जैसे सचिवालय में, सचिवालय मान लीजिए यदि एक सचिवालय है तो वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि आप टाइम पे आएंगे, आप टाइम पे आएंगे और टाइम से पहले नहीं जाएंगे। आप लंच, आपका यदि 45 मिनट का है तो आप 50 मिनट लंच नहीं करेंगे, 5 मिनट एक्स्ट्रा नहीं लेंगे। ये क्या है, ये रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो कि यहाँ पे उसको फॉलो करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ध्यान से सुनना मेरे बात को, यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, लेकिन ये जल्दी मानते नहीं है। बात समझ में आ गया? रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पे होते हैं, लेकिन वो जनरली रूल्स एंड रेगुलेशंस को उतना फॉलो नहीं करते हैं। क्या? हाँ, अवॉइड कर देते हैं। जैसे यदि एक गोलगप्पा वाला रोड के किनारे अपना गोलगप्पा बेच रहा है तो उसके ऊपर भी नियम है। क्या नियम है? हो सकता है नगर निगम का ये नियम हो कि आप कचरा नहीं फैलाएंगे ज़्यादा। आप जो कटोरे में खाते हैं गोलगप्पा, वो उस गोलगप्पे को हम लोग क्या करते हैं, मेनली यदि डस्टबिन है तो डस्टबिन में डालते हैं, नहीं तो रोड के किनारे फेंक देते हैं। तो नगर निगम वाला उस पर क्या कर सकता है, नियम क्या लगा सकता है कि यदि आप इसमें रोड के किनारे यदि गोलगप्पा यदि का जो कटोरी है यदि वो इकट्ठा हुआ तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगा, आपके ऊपर फाइन लगेगा। ये क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, लेकिन बहुत सारे लोग मानते नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं जनरली रूल्स एंड रेगुलेशंस, जनरली रूल्स एंड
generally rules and regulations are not followed। जनरली ये लोग जो है ना रूल्स एंड रेगुलेशंस को मानते नहीं है, समझ में आ गया, लेकिन नियम इसके पास भी होता है, ठीक है। चलो चौथा पॉइंट क्या हो सकता है, देयर इज फिक्स्ड वर्किंग आवर, फिक्स्ड वर्किंग आवर। इसमें वर्किंग आवर जो है ना वो फिक्स रहता है, यानी कि आप 9 से 6 ही काम करेंगे, उससे ज़्यादा आप काम नहीं करेंगे। मतलब ये कि आपको ये फोर्स नहीं किया जाएगा कि आप इससे भी ज़्यादा काम कीजिए, आपको फोर्स नहीं किया जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो है ना वर्किंग आवर एकदम फिक्स रहता है। जैसे आप सचिवालय में जाएँ, यदि आप 9 बजे जाते हैं तो आपको छुट्टी कितना बजे होता है, 10 बजे होता है। ये क्या, ये फिक्स है, ये टाइम क्या है, फिक्स है। इसके ज़्यादा आपसे काम वो नहीं करवा सकता है, समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पे कोई भी टाइम जो है ना फिक्स नहीं है। देयर इज नो फिक्स्ड वर्किंग आवर, देयर इज नो फिक्स्ड वर्किंग आवर। यहाँ पे कोई भी फिक्स्ड वर्किंग आवर नहीं है। जैसे दुकानदार वाला चाहेगा, मान लो यदि फॉर एग्जांपल मान लो यदि दिवाली का टाइम है, मान लो यदि दिवाली का टाइम है और दिवाली में दुकान में बहुत ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है, तो हो सकता है कि वो अपने हेल्पर को कह दे कि आज तुम 6 बजे घर नहीं जाओगे, आज तुम 9 बजे घर जाओगे। तो क्या यहाँ पे वर्किंग आवर फिक्स है, नहीं फिक्स है। मालिक अपने अकॉर्डिंग उसको एडजस्ट कर सकता है, समझ में आ रहा है ना। तो मालिक उसको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकता है, लेकिन यहाँ पे वैसा कुछ नहीं हो सकता है, समझ में आ गया। तो इसमें वर्किंग आवर फिक्स है और उसमें वर्किंग आवर हमारा फिक्स नहीं है, बात समझ में आ रहा है। चलो उसके बाद 5वें नंबर में जो है ना, यहाँ पे आपको देयर इज मेडिकल फैसिलिटी, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, safe drinking water and safe working environment। There is medical facility, safe drinking water and safe working environment are provided। यहाँ पे आपको जो है ना हर चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। जैसे आपको मेडिकल फैसिलिटी भी मिलता है, जैसे यदि आप सचिवालय में काम करते हैं तो सचिवालय में एक छोटा सा अस्पताल भी रहता है, यानी कि छोटा मोटा रहता है, वहाँ पे आपको फैसिलिटी मिलता है। यदि आपको बुखार हो गया, सर्दी खांसी जुकाम हो गया, तो आप वहाँ पे जाके दिखा सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, समझ में आ गया। तो इसमें मेडिकल फैसिलिटी भी होता है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर भी होता है, पीने के लिए पानी है, केंट है, बहुत सारा चीज़ लगा हुआ रहता है ना। तो ये हो गया हमारा। और सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट, जैसे आप सचिवालय में कभी जाएं, पटना के सचिवालय में, तो आपको मालूम चलेगा कि सचिवालय कितना साफ सुथरा रहता है ना, बात समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे आपको इन सारी चीज़ों को देखने को मिल सकता है, लेकिन यही सारा चीज़ आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको मेडिकल फैसिलिटी भी नहीं मिलेगा। मान लो हेल्पर को किसी प्रकार से बुखार सर्दी खांसी आ गया, तो उसको मालिक से क्या मतलब है, मालिक तो उसका सीधा कहेगा कि तुमको जो हम पैसे देते हैं महीने में उसी वही पैसा ले लो और अपना इलाज करवाओ, है ना। लेकिन क्या वो बदले में दे रहा है क्या मेडिकल फैसिलिटी, नहीं दे रहा है, उसी के पैसे में आपको करने हैं जो कि आपको मंथ के एंड में मिलता है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं देयर इज नो सच फैसिलिटीज। यहाँ पे आपको ऐसा कुछ फैसिलिटी देखने को नहीं मिलेगा, समझ में आ रहा है। चलो और आगे क्या हो सकता है, छठा नंबर में क्या हो सकता है जरा बताओ। देयर इज नो सच फैसिलिटीज में क्या मतलब क्या हो गया, इसमें आपको मेडिकल फैसिलिटी भी नहीं मिलेगा, सेफ ड्रिंकिंग वाटर भी नहीं मिलेगा, प्लस आपको इसमें सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट भी नहीं मिलेगा। तो इतना लिखने के बजाय ज़्यादा अच्छा है कि देयर इज नो सच फैसिलिटीज, आपको नहीं मिलेगा ये सब कुछ देखने को इसमें। और क्या हो सकता है, इसमें आपको ना देयर इज
देयर इज पेड लीव, पेड लीव, पेड लीव। उसके बाद और इसमें क्या हो सकता है, और इसमें प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड। उसके बाद हॉलीडे पेमेंट, हॉलीडे पेमेंट। उसका ग्रेजुइटी, ETC। देखो इसमें ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, GRAT होता है ना, देखो अब ध्यान से क्या लिखा हुआ है, देयर इज पेड लीव, प्रोविडेंट फंड, हॉलीडे पेमेंट, ग्रेजुइटी, ETC। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि यदि आप एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं, यदि आप एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं तो आपको इन सारे सुविधाओं से लैस किया जाएगा, मतलब कि आपको ये सारा सुविधा मिलेगा। जैसे पेड लीव, यदि आप नहीं आ रहे हैं, मान लीजिए यदि आप एक दिन ऑफिस नहीं आए तो उसका आपको जो है ना पैसे काटा नहीं जाएगा, वो पैसा आपको मिलेगा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो एक दिन की छुट्टी के लिए या फिर 2 दिन की छुट्टी के लिए आपको यहाँ पे पैसे काटते नहीं है। उसके बाद फिर क्या हमारा प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड क्या है, देखो यहाँ पे प्रोविडेंट फंड का मतलब ये हो गया कि आपका जितना भी सैलरी मिल रहा है ना, जैसे मान लीजिए 50,000 रुपये आपको पर मंथ मिल रहा है, 50,000 रुपये में से वो क्या करेगा, 2,000 रुपया वो सरकार आपको अपने पास रख लेगा, वो है ना। और उस 2,000 को बार बार इकट्ठा करते 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 एक समय ऐसा आएगा जब आपके पास एक 10 लाख 20 लाख पहुंच चुका होगा, तो वो बाद में आपको पैसे दे दिया जाएगा। ये हमारा क्या है, प्रोविडेंट फंड है। समझ में आ गया। तो ये भी फैसिलिटी यहाँ पे मिलता है। हॉलीडे पेमेंट भी मिलता है, मान लीजिए आप किसी हॉलीडे पे गए 10 दिन के लिए, 12 दिन के लिए, महीना भर के लिए भी गए हुए हैं आप, तो इसमें आपको पेमेंट मिलता है, पेमेंट काटा नहीं जाता है। उसके बाद है हमारा ग्रेचुइटी। ग्रेचुइटी क्या, देखो रिटायरमेंट के वक्त आपको ना पेंशन मिलता है, पेंशन नहीं कह सकते हैं, पेंशन भी कह लीजिए, वो भी ठीक है। जैसे आप रिटायर होते हैं, अब तो ये सिस्टम आ गया कि यदि आप रिटायर होंगे तो आपको एक ही बार पूरा पेमेंट कर दिया जाएगा और आपका पेंशन वाला सिस्टम जो है वो बंद हो जाएगा। पेंशन वाला सिस्टम मतलब हर महीने जो आपको कुछ ना कुछ मिलता था ना, अब वो बंद हो जाएगा, बस एक ही बार में आपको पूरा पैसा दे दिया जाएगा। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं। तो ये ग्रेचुइटी हमारा क्या है, रिटायरमेंट के वक्त जो आपको कुछ पैसे मिलते हैं वही हमारा है ग्रेचुइटी फंड। तो यहाँ पे इन सारे चीज़ों को आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। देयर इज नो सच फैसिलिटीज। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आपको ये सारे फैसिलिटी देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। तो अच्छा एक बात बताओ, क्या ये हमेशा, क्या हमारा ये पेड लीव देता है क्या, नहीं देता है, काम पे नहीं आएंगे पैसा काट लेगा, है ना। उसके बाद फिर क्या ये हॉलीडे पेमेंट करता है क्या, नहीं करता है। क्या आपको रिटायरमेंट के वक्त पेमेंट देता है क्या, नहीं देता है। इसलिए ये हो गया हमारा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। चलो अब हम लोग एक एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, सबसे अच्छा है इसका एग्जाम्पल है हमारा गवर्नमेंट ऑफिसेस। क्या है, गवर्नमेंट ऑफिसेस सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका, एग्जाम्पल है इसका सबसे अच्छा गवर्नमेंट ऑफिसेस। गवर्नमेंट ऑफिसेस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। इसका हमारा क्या एग्जाम्पल हो सकता है बताओ, रिटेलर शॉप, है ना, रिटेलर शॉप। और क्या हो सकता है जरा बताओ, वेंडर एटसेट्रा, और भी आगे हो सकते हैं इसका एग्जाम्पल। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है इसमें। तो अब यदि कोई पूछे कि बताओ ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या है और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या है, तो ऐसे सेक्टर जहां पे कि आपको गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड क्या रहे, वो गवर्नमेंट के द्वारा मान्यता प्राप्त रहे, पहली चीज। दूसरी चीज, उसमें एम्प्लॉयमेंट जो है वो सिक्योर है, वो जब चाहे तब आपको निकाल नहीं सकता है, निकालने के लिए आपको पूरे लंबे प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, है ना। उसके बाद इसमें फिक्स्ड वर्किंग आवर होता है,
सीमा के बाहर आपसे ये काम नहीं करा सकता है ना। 9 से 6 तो 9 से 6 ही, उससे आगे या पीछे नहीं करा सकता है। उसके बाद क्या है, देयर इज मेडिकल फैसिलिटी, आपको इसमें मेडिकल फैसिलिटी भी मिलेगा। उसके बाद सेफ ड्रिंकिंग वाटर भी मिलेगा, पानी पीने के लिए अच्छा पानी मिलेगा, प्लस इसमें आपको एक सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद क्या हमारा, देयर इज पेड लीव, यदि आप 1 दिन 2 दिन नहीं आए तो उसके लिए भी आपको पेड मिलेगा। बात समझ में आ रहा है। उसके बाद प्रोविडेंट फंड हो गया, फिर से हॉलीडे पेमेंट हो गया, ग्रेजुइटी हो गया, ये सारा फैसिलिटी आपको इसमें मिलेगा। उसका एग्जांपल हो गया गवर्नमेंट ऑफिसेस, और भी बहुत सारे हो सकते हैं हमारे, है ना। गवर्नमेंट ऑफिस हो गया, फिर से बैंक हो गया, है ना, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, ये सब क्या है हमारा, ये सारा का सारा हमारा आ जाएगा ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। लेकिन जो इसमें है जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है हमारा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। सबसे पहली बात तो ये गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर्ड ही नहीं रहता है ना। इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं लेकिन कोई फॉलो करता नहीं है, और इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन उतना हार्ड नहीं होता है, बड़ा सॉफ्ट सा होता है ना। बहुत मतलब कह सकते हैं उतना हार्ड नहीं रहता है जितना इसमें हार्ड रहता है, इसमें उतना हार्ड नहीं रहता है। समझ में आ गया। इसमें मेनली हमारा नगर निगम का रहता है कि आप कचरा नहीं फैलाएंगे, ये नहीं करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप हंगामा नहीं करेंगे, है ना, ये छोटा मोटा चीज़ है इसमें। तो एम्प्लॉयमेंट इसमें सिक्योर नहीं है, वो जब चाहे तब वो निकाल सकता है अपने मर्जी के अनुसार। उसके बाद इसमें जो है ना रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं लेकिन मानता नहीं है कोई। इसमें फिक्स वर्किंग आवर नहीं है, मालिक जब तक आपसे काम करवाना चाहे तब तक आपसे काम करवा सकता है, ठीक है। उसके बाद क्या, देयर इज नो सच फैसिलिटीज का मतलब क्या हो गया, ये मेडिकल फैसिलिटी, ड्रिंकिंग वाटर, एनवायरनमेंट, ये सब आपको इसमें नहीं मिलेगा। प्लस इसमें आपको ग्रेजुइटी फंड, प्रोविडेंट फंड, फिर से पेड लीव, हॉलीडे पेमेंट इसमें आपको नहीं मिलेगा। इसका एग्जांपल हो गया हमारा रिटेलर शॉप हो गया, वेंडर हो गया, एटसेट्रा। कोई दिक्कत है समझने में? चलो, और इसके आगे वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक को, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।